मध्यकालीन इतिहास। हम लोग कुछ वीडियो देखे थे इसका, प्राचीन भारत का, ठीक है। उसमें 2-3 गो टॉपिक छूट गया है, एक कुषाण वंश, एक गुप्त वंश, ठीक है। उसको छोटा छोटा टॉपिक है, कभी उसको वीडियो बना देंगे, देख लेना, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन इतिहास का, ठीक है। तो मेनली इसको मतलब इसका अगर पीरियड देखें हम, ठीक है, कब से कब तक ये स्टार्ट होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होगा, ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आक्रमण करता है वहाँ से स्टार्ट होगा, और कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से पहले एक बार हम लोग वंश जब देखेंगे, तो मुगल काल का जो वंश देखेंगे, अंतिम शासक जब देखेंगे हम लोग किसको, औरंगजेब को, तो वहाँ तक इसको देखेंगे, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास को एक तो आ जाएगा सल्तनत काल आ जाएगा। मध्यकालीन इतिहास में 2 काल आता है, एक होता है सल्तनत काल, सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा मुगलिया काल, ठीक है, मुगलिया काल, मुगलिया काल हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास में 2 काल है, ठीक है, एक सल्तनत काल और एक हो जाएगा मुगलिया काल। सल्तनत काल के जो भी शासक हुए उसको सुल्तान कहा जाता था, ठीक है, सुल्तान कहा जाता था। मुगलिया काल का जो शासक हुआ, ठीक है, मुगलिया काल का जो भी शासक हुआ उसको बादशाह कहा जाता था, ठीक है, बादशाह कहा जाता था। फ्रेश आ रहा है ना वीडियो, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास में 2 काल पढ़ना है, एक सल्तनत काल हो गया, एक हो गया मुगलिया काल, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। तो सल्तनत काल के जो भी राजा हुए, ठीक है, शासक हुए, उसको क्या हुए, सुल्तान का उपाधि देंगे, ठीक है। और मुगलिया काल में क्या देंगे, ये देंगे बादशाह का उपाधि देंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सल्तनत काल से, ठीक है। सल्तनत काल से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सल्तनत काल से जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो सल्तनत काल में कुछ वंश आता है, ठीक है। जब शुरू में जब ओवरव्यू दे रहे थे तो बताए थे गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए, ठीक है। अब वंश में एक कोई वंश हुआ है तो उस वंश में बहुत सारा राजा हुआ, कोई 2 साल शासन किया है, कोई 4 साल शासन किया है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, तो वो सब हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। वही चीज़ कवर करेंगे जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पूरा वंश पढ़ने का जरूरत नहीं है, मध्यकालीन इतिहास से ले दे के 2 या 3 गो क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी आधुनिक इतिहास से, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन आता है वहीं देखेंगे। इसका ट्रिक बताए थे क्या, गुलाब खिले तो, गुलाब खिले तो, खिले तो सुगंध लीजिए, तो सुगंध लीजिए, सुगंध लीजिए। देखना वीडियो धुंधला नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बस हो जाएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश हो जाएगा। खस हो जाएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। तस हो जाएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश। सस हो जाएगा सैयद वंश, सैयद वंश। और लस हो जाएगा लोदी वंश, ठीक है, लोदी वंश। लस से क्या हो जाएगा, लोदी वंश, ठीक है। गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब जो कभी कभी कर्म से भी दे देगा सजाने के लिए कि कौन सा वंश पहले आया था, तो इसे याद रहेगा, गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए, क से गुलाब वंश, क से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोदी वंश, ठीक है। अब इसमें हर वंश में वही चीज़ पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको ओवरव्यू देखते हैं, किस वंश में किसके किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस वंश का संस्थापक हुआ कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक लिखेंगे कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला शासक क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद आएगा इल्तुतमिश, 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 ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद कौन आ जाएगा, इल्तुतमिश।
उसके बाद आएगी रजिया सुल्तान, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद कौन आएगा? रजिया सुल्तान। और भी है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक है। उसके बाद बलबन आएगा, ठीक है। चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बलबन, यही चार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये चार इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट आता है तो बीच में जब पढ़ा जाएगा उस समय कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। अंतिम शासक इसका एक देख लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, बस नाम याद रखेंगे, ठीक है। शमसुद्दीन, क्या लिखा हुआ? शमसुद्दीन, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। ये अंतिम शासक था, इसका बस नाम देता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। तो ये गुलाम वंश के बारे में इतना हम लोग पढ़ेंगे। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में, उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में, उसके बाद बलबन के बारे में, उसके बाद शमसुद्दीन कैमूर्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, बस नाम याद रखेंगे। अंतिम शासक है इसलिए इसका नाम जरूरी है। इसमें सिर्फ गुलाम वंश में, औरों का अंतिम शासक देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। अच्छा, पूरा जलालुद्दीन अलाउद्दीन सब नाम नहीं याद करना है, ठीक है। फिरोज खिलजी, बस यही नाम याद होना चाहिए, फिरोज खिलजी। संस्थापक जलालुद्दीन उसमें ऑप्शन में मिल जाएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के बाद कौन आ जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसी के दो के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी 3-4 शासक है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुगलक वंश में आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था। एक नंबर में जो लिख रहे हैं सब संस्थापक है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक क्या था? संस्थापक था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, इसको MBT हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उसके बाद आएगा फिरोज तुगलक, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? फिरोज तुगलक, इसका बेटा आएगा फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। यहाँ पे फिरोज खिलजी है, यहाँ पे फिरोज तुगलक है, तुगलक वंश का हो गया, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक, ठीक है। इसमें तुगलक वंश में इस तीन के बारे में पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। देखना है वीडियो फ्रेश आना चाहिए, ठीक है। खिज्र खा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ खिज्र खा के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश में खिज्र खा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। सैयद वंश में किसके बारे में पढ़ेंगे? खिज्र खा। मुबारक शाह के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मुबारक शाह ही है, ठीक है। मुबारक शाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद लोधी वंश, बहलोल लोधी, इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। इतना वीडियो धुंधला जाता है कहीं कहीं। बहलोल लोधी, ठीक है। संस्थापक कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी, इसके बाद इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, इसके बाद आ जाएगा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी,
इसी इब्राहिम लोदी को बाबर हराएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में, और फिर मुगलिया काल सल्तनत का शुरुआत करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा मुगलिया। और यहाँ पे देखना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, 5 वंश इसमें पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, सल्तनत काल में। ठीक है, फिर मुगल काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, नाम बस याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, और अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, खिलजी के बारे में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका भतीजा था, बेटा नहीं था, इसका भतीजा था, भतीजा और दामाद दोनों था, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको MBT कहते हैं, और फिरोज तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश में 3 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सैयद वंश में खिज्र खां और मुबारक शाह के बारे में पढ़ेंगे। लोधी वंश में किसके बारे में, संस्थापक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, वीडियो देख के जिसको मन करे तो लिख लेना है। ठीक है, लेकिन याद रहना चाहिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही इसमें लिखेंगे। चलो 5 वंश का नाम बता, लाइन से बताना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। चलो गुलाम वंश का किसके किसके बारे में पढ़ना है, इम्पोर्टेंट बता। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन इसमें है, गयासुद्दीन तुगलक तो तुगलक वंश में चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान, सैफुद्दीन क्यों तो अंतिम था। ठीक है, शासक का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे याद रहे, शासक का नाम नहीं याद रहेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, ये हो जाएगा किसमें, तुगलक का नाम नहीं, गुलाम वंश। ठीक है, इसको स्लेव डायनेस्टी, स्लेव मतलब क्या होता है, गुलाम होता है। ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा गुलाम वंश, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का नाम क्यों पड़ा। सात 712 ईस्वी। ठीक है, वीडियो फ्लैश आ रहा है ना। 712 ईस्वी का इस डेट को याद रखना है। ठीक है, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का था, अरब का था। अरब प्रायद्वीप है। अरब कैसा है, प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होता है, अरब प्रायद्वीप। अब जैसे दुनिया, तुमको याद नहीं है तो कॉपी में लिख लेना है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यही है, अरब प्रायद्वीप। तो अरब का रहने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अरब का रहने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी का ये डेट है। 712 ईस्वी में क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। उसके पहले भी आक्रमण हुआ था अरबों द्वारा, लेकिन वो आक्रमण सफल आक्रमण नहीं हुआ था। ये जो 712 ईस्वी का डेट है, ये सफल आक्रमण कर देता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ करता है आक्रमण, सिंध क्षेत्र में। सिंध कहाँ का क्षेत्र है, ये पंजाब का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है, पंजाब। सिंध कहाँ का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है। सिंध कहाँ का क्षेत्र है, पंजाब। वहाँ पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देगा। ठीक है, सिंध क्षेत्र पे क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। राजा कौन रहेगा वहाँ का, दाहिर सेन। पूछता है दाहिर सेन, सेन है तो सेन वंश का। पूछ दे किस वंश का शासक था, तो हम तो दाहिर सेन पढ़े हैं राजा, तो यहाँ पे सेन वंश याद रखना है। किस वंश का शासक था, सेन वंश का। शासक कौन था, दाहिर सेन था। 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सेन वंश का। कहाँ पे आक्रमण किया, सिंध पंजाब क्षेत्र में। 712 ईस्वी में अरबों का पहले से आक्रमण होता आ रहा था। अब्दुल्ला आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं था। ठीक है,
712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और ये सफल आक्रमण रहता है। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी था? अरब का था। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप, याद रखना चाहिए। कहाँ का निवासी था ये? अरब का था। अरबों का पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर होता है। सफल आक्रमण सिंध क्षेत्र पर, सिंध का पंजाब का है, ठीक है। राजा कौन था? दाहिर सेन था। और यहाँ पे ये क्या होता है? जीत जाता है। सफल आक्रमण दो तरह से होता है, एक सफल एक असफल। तो आक्रमण किया लेकिन वो हार गया तो असफल आक्रमण में आएगा। अगर आक्रमण करता है और विजयी हो जाता है तो सफल आक्रमण उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये जीत जाता है। जीतने के बाद यहाँ पे जजिया कर लगाता है। कौन सा कर लगाएगा? जजिया कर। जजिया कर, कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है, ठीक है। जजिया कर। अब क्वेश्चन है कि पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? किस क्षेत्र पर लगाया था? सिंध क्षेत्र पर। सिंध कहाँ का जगह? पंजाब का क्षेत्र है। तो क्या लगाएगा? जजिया कर लगाएगा। मोहम्मद बिन कासिम क्या लगाएगा? जजिया कर लगाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग के यहाँ खजूर वजूर की खेती नहीं होती थी, ऊँट का यहाँ पे नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ रेगिस्तान ही नहीं था। रेगिस्तान कहाँ है? अरब में रेगिस्तान है, ठीक है। हमारे यहाँ एक रेगिस्तान कौन सा? राजस्थान में जो है एक रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में थार रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब पूछ दिया थार रेगिस्तान कहाँ है, तो राजस्थान भारत में है थार रेगिस्तान। तो ऊँट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। और सब दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा रेगिस्तानी तो है ये अरब प्रायद्वीप, ठीक है। रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। तो अरब में खजूर की खेती होती थी। अरब में कैसी खेती होती थी? खजूर की खेती होती थी। और वहाँ पे ऊँट से लोग चलता था, ठीक है। तो जब ये मोहम्मद बिन कासिम जब भारत का आक्रमण किया 712 में, तो वहाँ से एक खजूर और ऊँट लाया। भारत में खजूर और ऊँट लाया। तो क्वेश्चन पूछ दिया खजूर की खेती भारत में किसने प्रारंभ की? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम नहीं रहे तो अरबों द्वारा, क्योंकि अरब का ही निवासी था, ठीक है। तो खजूर और ऊँट लाता है, ठीक है। खजूर और क्या लाएगा? ऊँट लाएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार, ठीक है, आक्रमण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टॉपिक से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राजा कौन था? दाहिर सेन था। सेन वंश का शासक था 712 में, ठीक है। अब मोहम्मद गजनवी कहिए या मोहम्मद गजनी कहिए, ठीक है। कितने बार आक्रमण किया था भारत पे? 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। मिठाई वाली स्ट्रीम हम देख रहे हैं, ठीक है। देखना वीडियो फ्रेश आना चाहिए, ठीक है। अब आइए मोहम्मद गजनवी। ये कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। अभी पूछेगा कितने बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी। इसमें सबसे इसका फेवरेट जो आक्रमण था 1025 से 1026 ईस्वी के बीच कौन सा आक्रमण था? सोमनाथ आक्रमण। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पे 1025 से 1026 के बीच मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के किस जिला में? काठियावाड़ जिला। काठियावाड़ जिला, ठीक है। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण कब हुआ था? 1025 से 1026। जैसे अभी पूछेंगे अभी कौन सा साल चल रहा है, तो 2024 से 2025 चल रहा है, ठीक है। 2024 शुरुआत हुआ है, इसके बाद 2025 ही आएगा, यानी 1025 से 1026 है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक रहे 1025 मारेंगे, फिर यानी जो इसे देता है 225 से 1026, लेकिन ऑप्शन अगर ऐसा सिर्फ एक रहे तो 1025 मारेंगे। मोहम्मद बिन कासिम नहीं, मोहम्मद गजनवी। कितना आक्रमण किया था टोटल? 17 बार आक्रमण किया था। इसका फेवरेट आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे लगभग 50,000 पंडितों का वहाँ पे क्या था? पहरा था। 50,000 पंडित वहाँ पे रहते थे, ठीक है। और पंडितों के कारण ही पंडित वहाँ मिल गए, इससे पंडित मिल गए। और 50,000 पंडित है तो मंदिर लूटना आसान बात थोड़ी है, लेकिन पंडित कहीं ना कहीं इससे क्या हुए? मिले हुए थे। और इसने दरवाजा कपाट क्या हुआ? दरवाजा को कपाट बोला जाता है, मंदिर का कपाट उन्होंने खोल दिया इसके लिए।
ठीक है, और ये वहाँ पे लूट कर चला गया, ठीक है, लूट कर चला गया। वहाँ पर शासक कौन था? भीम प्रथम, भीम फर्स्ट। जब ये आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे तो वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था, भीम प्रथम था। शासक कौन था? भीम प्रथम था। ये कहाँ से आया था? ये जो आज का अफगानिस्तान है उसी क्षेत्र से ये आया था। कौन? मोहम्मद गजनवी, ठीक है। आज का जो अफगानिस्तान है उसी क्षेत्र से आया था। वहाँ का एक कबीला था, उसी कबीला से आया था, ठीक है। भीम प्रथम वहाँ का शासक था। भीम प्रथम क्या था? वहाँ का शासक था। गुजरात के काठियावाड़ जिला जो 125 से 26 ऐसा कहा जाता है कि 500 ऊँटों पर यहाँ का सोना चांदी हीरे जवाहरात को लाद के लेके गया था। रेगिस्तानी इलाका से लेके गया था, ठीक है। 500 ऊँट पे लाद के लेके गया था। सोचो कितना सोना चांदी लेके गया होगा, ठीक है। ठीक, अब पूछता है कि मोहम्मद गजनवी अपने साथ कौन से इतिहासकार को लेके आया था, ठीक है। तो अलबरूनी को लेके आया था। किस इतिहासकार को लेके आया था? अलबरूनी को लेके आया था। किस इतिहासकार को लेके आया था? अलबरूनी को। किताबुल हिंद, इसका बुक कौन सा है? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, बुक कौन सा है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसका किताब है? अलबरूनी का। किताबुल हिंद इसका है, ठीक है। फिरदौसी को भी लेके आया था। पहले जब भी कोई राजा आक्रमण करने जाता था तो अपने अपने साथ एक इतिहासकार लेके जाता था। एक नहीं, जितना उसको मन करे उतना, कि हमारे जो हम लड़ाई करें उसका वो इतिहास में लिखे, वर्णन करे। तो फिरदौसी को भी लेके आया था। ये किसको लेके आया था? फिरदौसी को। अलबरूनी फिरदौसी को लेके आया था। फिरदौसी का बुक का क्या नाम है? शाहनामा। फिरदौसी का बुक का क्या नाम है? शाहनामा। अलबरूनी का बुक का क्या नाम है? किताबुल हिंद। उतबी को भी लेके आया था, किताबुल यामनी, इसको भी लिख लो, उतबी। उतबी क्या था? उतबी भी इतिहासकार था। किताबुल यामनी, किताबुल यामनी, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी अपने साथ 3 इतिहासकार लेके आया था। कौन सा लाया था? अलबरूनी, जिसका बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। अलबरूनी का बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। उसके बाद आता है उतबी को लेके आता है, किताबुल यामनी। फिरदौसी को लेके आता है, इसके बुक का क्या नाम है? शाहनामा नाम है, ठीक है। इसके बुक का क्या नाम है? शाहनामा। तो पहला आक्रमण अरबों द्वारा, सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी, ठीक है। राजा कौन था? जाहिर सेन था, सेन वंश का शासन था। यहाँ पे भीम वंश का शासन था, राजा भीम प्रथम था। राजा कौन था? भीम प्रथम था। 1025 से 26 ईस्वी। जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, तुरंत तुरंत सिलेबस को खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ किताब में दिया हुआ उसको डिटेल में पढ़ना है अपना, ठीक है। अब आता है मोहम्मद गोरी। कौन आएगा? मोहम्मद गोरी। गोर वंश का था। मोहम्मद गोरी है तो ये कौन सा वंश का होगा? गोर वंश का होगा, मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसने तीन युद्ध लड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट युद्ध। तराइन का सेकेंड युद्ध, ठीक है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये होता है 1191 में, ये होता है 1192 में, 1194 में, 94, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी
आता है। मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, डेट पूरा याद होना चाहिए। 1191 तराइन का प्रथम, जस्ट अगले साल तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, ठीक है। उसके बाद चंदावर का युद्ध 94, चौसे चंदावर, चौसे 94, ठीक है। तो चंदावर का युद्ध किस कब हुआ था? 1194 में, ठीक है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये एक तो मोहम्मद गोरी ही सबसे लड़ेगा, तो तराइन का प्रथम युद्ध किससे लड़ेगा? पृथ्वीराज चौहान। चौहान तृतीय है। चौहान कौन सा है? तृतीय। चौहान वंश का शासक है चौहान, तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, देखना वीडियो फ्रेश आना चाहिए। चौहान थर्ड है, ये भी इसी के बीच होगा। पृथ्वीराज चौहान, ये किसके बीच होगा? जयचंद के बीच, जयचंद के बीच, जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जो चंदावर का युद्ध होता है वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 में होता है, ठीक है। पहला युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गोरी क्या होता है? एक्चुअली मोहम्मद गोरी अपने मन से यहाँ नहीं आया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी को क्या किया गया था? बुलाया गया था, ठीक है। ये जो पृथ्वीराज चौहान है दिल्ली का शासक था। पृथ्वीराज चौहान कौन है? दिल्ली का शासक था, ठीक है। मोहम्मद गोरी को बुलाया गया था पृथ्वीराज चौहान को हटाने के लिए दिल्ली के शासक से, ठीक है। तो जो पहला युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो पहला युद्ध लड़ता है मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी आता है तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पहला युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? हार जाता है, ठीक है। पूरे भारतवर्ष के लगभग जितने राजा थे सब पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हैं और ये होता है, हार जाता है, ठीक है। हारने के बाद ये कहा, इसको प्राण वापस दिया जाता है, इसको मारा नहीं जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, ये चला जाता है, फिर अपने जगह चला जाता है। 1 साल तक ये सोच में रहता है कैसे युद्ध जीतें, ठीक है। उसके बीच में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान, ये जो जयचंद है, इनकी बेटी का शादी होने वाला रहता है। उसी शादी में पृथ्वीराज चौहान जाते हैं, इसकी बेटी को वहाँ से उठा कर लेकर चले आते हैं, ठीक है। अब इससे भारतवर्ष के जो राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान से क्या हो जाते हैं? खफा हो जाते हैं। जब मोहम्मद गोरी दूसरी बार 1192 में आता है, तो जो राजा पहली बार के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो साथ दिए थे वो अब साथ नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, ठीक है। अलग अलग इतिहास का अलग अलग है। कुछ इतिहासकार कहता है कि युद्ध का मैदान छोड़ के भाग रहा था तो उसको मारा गया, लेकिन पृथ्वीराज रासो एक किताब आती है, पृथ्वीराज रासो किताब है, किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो बुक में ऐसा लिखा गया है कि इसको बंदी बना लेता है और इसको रात भर सोने नहीं दिया जाता है, इसका आँख फोड़ दिया जाता है, ठीक है, और लास्ट में इसको मार दिया जाता है। किसको? किसका? वीडियो चल रहा है ना, ठीक है। तराइन का प्रथम पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है 1191 ईस्वी में, ठीक है, 1192 ईस्वी में द्वितीय। उसके बाद होता है कि ये जयचंद है और एक और राजा रहता है जो इसको मोहम्मद गोरी को बुलाया रहता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि यहाँ से छोड़ के तुम चले जाओ, तो हो गया, तुम्हारा काम हो गया, लूटपाट कर लिया, तुम यहाँ से जाओ। इसको यहाँ का मौसम क्या, मोहम्मद गोरी को भारत का मौसम पसंद आ जाता है, ठीक है। अब ये जहाँ रहता था वहाँ पे सिर्फ गर्मी है, यहाँ कहता है इतना ठंडा है, गर्मी है, बसंत ऋतु है, हर मौसम का सुख है। ये बोलता है कि ऐसे नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे, तुमको हमसे युद्ध करना होगा, तुमको युद्ध से हराओ, हम चले जाएंगे। तो ये चंदावर का युद्ध होता है 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें जयचंद की हार हो जाती है 1194 ईस्वी में, ठीक है। डेट इसके बाद हम पूछेंगे, अगला क्लास से पहले 5 मिनट हम हर डेट पूछेंगे, हर राजा के बारे में पूछेंगे, ठीक है, याद होना चाहिए। 1194 जयचंद की हार हो जाती है और फिर मोहम्मद गोरी यहीं पे रह जाता है। अब ये जो जगह जो जीता था दिल्ली का, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का ही शासक था, तो दिल्ली का ये क्या किया था, जो जगह जीता था, तो ये इसको तो दिल्ली नहीं रहना था, तो ये पहले जो भी राजा होते थे अपने यहाँ गुलाम रखते थे, ठीक है, अपने यहाँ क्या रखते थे? गुलाम रखते थे। तो ये तो अपने जगह चला गया जहाँ से आया था,
ठीक है, ये अपने जगह चला गया जहां से आया था। तो इसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का गुलाम। ठीक है, मोहम्मद गोरी चला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राज दे देता है और यहीं से गुलाम वंश की स्थापना होती है। आया समझ में गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई? यहीं से गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक है, वीडियो चल रहा है ना, फ्रेश आ रहा है ना वीडियो? यहाँ से क्या होगी? गुलाम वंश की स्थापना होगी। तो गुलाम वंश की स्थापना से फ्रेश आ रहा है ना वीडियो? तो गुलाम वंश हम लोग पहला वंश सल्तनत काल का क्या देखे थे? गुलाम वंश देखे थे। तो गुलाम वंश यहाँ पे लिखेंगे, गुलाम वंश। इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। स्लेव मतलब क्या था? गुलाम। पहले गुलामों को किस लिए, पहले गुलाम से समझना है कि ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये था मोहम्मद गोरी का गुलाम। तो गुलाम को रखा क्यों जाता था? गुलाम को सैनिक सेवा के लिए रखा जाता था। अब सैनिक है, युद्ध लड़के है, तो उसकी सेवा करना किसी को चाहिए ना, तो उसको गुलाम को रखा जाता था। गुलाम आते कहाँ से थे? गुलाम कहीं ना कहीं से आते थे ना। एक तो खरीद बिक्री होती थी गुलामों की, एक गुलामों की, जैसे एक राजा है वो अपने लोग को बेच दिया किसी से, तो जो खरीदा उसका वो गुलाम हो गया। दूसरा होता था कि हम किसी और राजवंश पे अटैक किए, उस राजवंश को जीत लिए, वहाँ को जो सैनिक को पकड़े अपने आके ले आके गुलाम बना लिए कि तुम अब हमारे यहाँ लोगों की सेवा करो। ठीक है, तो ये होते थे गुलाम। इनका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में 1194 तक चंदावर का युद्ध होता है, उसको लौटता है और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली आता है, दिल्ली की गद्दी में बैठता है और गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो दिल्ली की जो राजधानी थी, भारत की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। इसको याद रखना, कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भारत की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है, मतलब दिल्ली की राजधानी कहाँ हो गई? लाहौर हो गई। कुतुबुद्दीन भारत की राजधानी कहाँ हो गई? लाहौर हो गई। किसके समय? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। 1206 में इसकी स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दिया जाता था। पूछा जाता है लाख बख्श, लाख बख्श की उपाधि, लाख बख्श इसे कहा, उपाधि दिया गया, यानी इसे लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ अपने काम किए। कौन कौन सा काम किए? कुतुब मीनार का निर्माण करा। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। कहाँ है कुतुब मीनार? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में कराया? तो एक इनके गुरु थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बिहार कृषि एग्जाम में आया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। ठीक है, किसके गुरु थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो कुतुब मीनार उनके याद में बनाया गया। एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? अजमेर में। ये पहले क्या था? ये पहले संस्कृत पाठशाला था।
क्या था पहले? संस्कृत पाठशाला था। ये पहले क्या था? संस्कृत पाठशाला था। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भ्रमण पे निकले हुए थे और रात हो गई थी और बारिश का समय था, तो ये इसी संस्कृत पाठशाला में 2.5 दिन तक रुकते हैं और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये 2.5 दिन तक रुकते हैं। बारिश का मौसम था, मौसम खराब था, तो 2.5 दिन तक यहीं पर रुकते हैं। इसका संस्कृत पाठशाला का नाम लेके 2.5 दिन का झोंपड़ा कह दिया गया। और ये कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ये भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? फ्रेश आ रहा है ना वीडियो? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कौन 2.5 दिन का झोंपड़ा कौन बनवाया? कहाँ बनवाया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? किसके याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। फ्रेश आ रहा है वीडियो? धुंधला नहीं आ रहा है? ठीक है। एक नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था कुमारगुप्त द्वारा। इस नाम को याद रखना है। बनवाया किससे गया था? कुमारगुप्त द्वारा। बनवाया किससे गया था? कुमारगुप्त द्वारा। एक ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। खिलजी वंश से सिलेक्ट नहीं करना है। ऐबक का सेनापति था, कौन था? बख्तियार खिलजी। खिलजी वंश का नहीं, कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय था। बख्तियार किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। बख्तियार खिलजी क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। सेनापति मतलब सेना का सर्वोच्च, सेना को चलाने वाला को सेनापति कहते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया कौन था? कुमारगुप्त। जलाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करता है? जला देता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। 1206 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? गुलाम वंश की। 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इसकी मौत हो जाती है। क्या खेलते समय? चौगान खेलते समय इसकी मौत हो जाती है। चौगान खेलते समय इसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। ठीक है। इसको लाहौर में दफनाया गया क्योंकि ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। लाहौर का कहाँ है? पाकिस्तान में। इसको दफनाया भी कहाँ गया है? लाहौर में। लाहौर में इसको दफनाया गया। लाहौर में क्या किया गया? दफनाया गया। यहाँ तक याद हो गया? अब इसके बाद देखते हैं ये इसका कहानी खत्म होगा। कितना टाइम हो गया देखो तो? 11:17। ठीक। इसको कहाँ दफनाया गया था? लाहौर। इसके बाद था इल्तुतमिश। गुलाम वंश है, तो गुलाम खेलते रहेगा, उसका गुलाम बनेगा, उसका गुलाम बनेगा। इसके बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आएगा। इसका पहला काम क्या होता है? इसने दिल्ली को राजधानी बना लिया। दिल्ली को क्या बना देता है? राजधानी बना देता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बनाया था, उसको दफनाया गया था लाहौर में। अब वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश का एक इल्तुतमिश दिल्ली को क्या करता है? आते आते राजधानी बना देगा। क्या करेगा? दिल्ली को राजधानी बना देगा। ठीक है। ये खलीफा पद का पहली बार वैधानिक स्वीकृति लेता है बगदाद के खलीफा से। ठीक है। ठीक। अब गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो किसको बताएंगे? और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे
तो किसको बताएंगे? सिर्फ संस्थापक पूछे गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान एक चहलगानी एक दल बनाया। तुर्कान ये चहलगानी क्या बनाता है? तुर्कान चहलगानी। चहलगानी मतलब पता है 40 विद्वान लोगों का क्या बनाया? ग्रुप बनाया। जैसे अकबर 9 रत्न बनाते हैं, 9 विद्वान लोगों की ग्रुप बनाते हैं, तो वैसे अपने राजपाट को चलाने के लिए 40 लोगों का ग्रुप बनाया जिसको तुर्कान चहलगानी कहा गया। ठीक है, तुर्कान चहलगानी क्या कहा गया? इसमें 40 लोगों की विद्वान लोगों की क्या थी? ये ग्रुप थी। ठीक है, 40 लोगों की क्या थी? एक ग्रुप थी, और इसी के आधार पर इल्तुतमिश अपना सत्ता को चलाते थे। ठीक है, इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। अब पूछता इक्ता व्यवस्था, इक्ता प्रणाली, इसे इल्तुतमिश, इसे इक्ता याद रखना। इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसे इल्तुतमिश, इसे इक्ता प्रणाली। ठीक है, बहुत बार यूपीएससी तक पूछा हुआ है इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया? तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ठीक है, इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली को ही अपना राजधानी बनाता है। ठीक है, दिल्ली को अपना क्या बनाता है? ये राजधानी बनाता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिए, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिए, और हम लोग पढ़ने वाले थे किसके बारे में? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला शासिका। बहुत बार पूछा हुआ है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम, प्रथम भी यही थी, इसके बाद कोई मुस्लिम शासिका नहीं बनी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मर्दों जैसी पोशाक पहनती थी ये। रजिया सुल्तान मर्दों जैसी पोशाक पहनती थी। कब बनी थी? 1236 में बैठी। कब तक? 1239 तक, 3 साल तक ये रही। कहीं कहीं 1240 भी देता है। ठीक है, तो 1236 से 1239 तक, 1236 से 1239 तक रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे, एक क्वेश्चन आता है नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। ठीक है, वो कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नसरुद्दीन महमूद। ये क्या? टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह किया। ये तो राजा तो बना, लेकिन राजपाट का ये भोग नहीं किया। ये अपना टोपी सिलता था और उसी से जो पैसा आता था उसी से ये अपना जीवन चलाता था। बाकी राजपाट के जो पैसे थे उससे अपना राजपाट चलाता था। अपने जीवन पे जो उसके खर्चे थे वो टोपी सीता था, और टोपी सी के जो पैसे आते थे उससे नसरुद्दीन मोहम्मद अपना जीवन चलाता था। ठीक है, उसके बाद एक शासक आता है बलबन। बहुत बीवी आई है, बलबन। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन मोहम्मद। टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया। ऐसा सुल्तान जो टोपी सी के अपना जीवन यापन किया कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद था। बलबन की बात करें, ये जैसी शासक बनता है तो इनका जो तुर्कान चहलगानी था, 40 दलों का जो किसका? इल्तुतमिश का। तुर्कान चहलगानी जो था उसको सबसे पहले क्या करता है? खत्म कर देता है। सबसे पहले क्या करेगा? खत्म कर देगा। तुर्कान चहलगानी को क्या करेगा? खत्म कर देगा। ठीक है, ये एक अपना पर्व स्टार्ट करता है, फारसी पर्व था। कौन सा था? फारसी पर्व था, जिसका नाम क्या? नौरोज। ये 9 वर्ष का त्यौहार था। 9 वर्ष मतलब नया वर्ष। ठीक है, जैसे हम लोग अपना नया वर्ष मनाते हैं, जैसे हम लोग अपने कैलेंडर से चले। ठीक है, तो चैत्र अपना पहला महीना हो जाता है,
अंतिम महीना फाल्गुन हो जाता है। अगर ग्रेगरियन कैलेंडर से चले तो जनवरी पहला महीना होता है, 1 जनवरी को हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं। तो वैसे फारसी धर्म में नौरोज ये स्टार्ट किया, ठीक है। पूछेगा नौरोज पर्व किस धर्म से संबंधित है? अरे फारसी नहीं दिखाई दे रहा है, कई बार बोले ना, दिमाग से सुनना है। किस धर्म से संबंधित है नौरोज? कौन स्टार्ट किया था नौरोज? बलबन स्टार्ट किया था नौरोज। तुर्काने चहलगानी कौन लाया था? खत्म कौन किया? बलबन, ठीक है। ये लगता है सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा ये लाता है। अब सिजदा क्या है? सजदा को ही इसमें सिजदा कहा गया है, झुककर, और जो सुल्तान है उसके हाथों को चूमना। राजा बैठा हुआ कुर्सी पर, उसके सामने गए झुके और उसके हाथों को चूमे, उसी को सिजदा और पैबोस प्रथा कहते हैं। ये लाया, हम राजा हैं, जो भी लोग आएगा हमसे मुलाकात करने, भेंट करने, उसको झुक कर और हमारे हाथों को क्या करना है? छूना। तो सिजदा और पैबोस प्रथा था, ठीक है। बहुत जगह इसको पैबोस मतलब पैर छूना भी इसे कहा जाता है, लेकिन प्रथा वही था कि हाथों को चूमना था झुक कर, ठीक है। ये लौह और रक्त की नीति लाया, लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति मतलब जो भी इसके राजपाट में जो गड़बड़ी करता था उसको इसी नीति के तहत उसको क्या क्या सजा दिया जाता था। तो गुस्सा है, सिजदा और पैबोस कौन लाया? बलबन लाया। सिजदा और पैबोस कौन लाया? बलबन लाया। लौह और रक्त की नीति कौन लाया? नौरोज त्योहार कौन स्टार्ट किया? किसका त्योहार है ये? फारसी का त्योहार है, ठीक है। 9 वर्ष का त्योहार है, ठीक है। बलबन को उलुग खां की उपाधि दी गई, उलुग खां, इसको भी याद रखना, उलुग खां की उपाधि दी गई। बलबन को किसका उपाधि दिया गया? उलुग खां की उपाधि बलबन को दी गई। अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स था, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमर्स था, ये नहीं पढ़ेंगे। विरोधियों के प्रति कौन सा नीति लाया था? लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति। सिजदा और पैबास कौन स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तुर्काने चहलगानी इल्तुतमिश, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। दिल्ली की राजधानी कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। दफनाया कहाँ गया था? लाहौर में। मौत कैसी हुई? चौगान खेलते समय, घोड़े से, वो खेल है, बकरे के गर्दन को काट के और वहाँ से जल्दी से घोड़े से जाना है, सो बकरे गर्दन को काट के लाना, ऐसे कुछ टाइप का वो खेल था उस समय, जिसको आज की भाषा में चौगान कहते हैं। पोलो कहते हैं आज की भाषा में, पर उसको चौगान कहते थे, ठीक है। उसी को चौगान ऑप्शन में नहीं रहा तो उसका ऑप्शन में क्या मारना है? पोलो मारना है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। कब से कब तक बैठी थी? 36 से 1236 से 1239। डेट याद रखना है, घबराना नहीं चाहिए। 1236 से गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में स्थापना, और उसका मौत, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत, ठीक है। वो दोनों याद। 2.5 दिन का झोपड़ा भी याद रखना है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी याद रखना है। उसके बाद कौन याद रखना है? कुतुब मीनार याद रखना है। उसके बाद क्या इतना याद रखना है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। इस चीज को याद रखना है। कितना टाइम हो गया? टाइम देखो, तुमला नहीं ना आ रहा है वीडियो? अब हम लोग आते हैं खिलजी वंश के बारे में। पहला वंश हो गया हम लोग का, खिलजी वंश के बारे में आते हैं। गुलाब खिले तो सुगंधी की, पहला वंश हो गया गुलाम वंश। दूसरा वंश आएगा खिलजी वंश। दूसरा वंश कौन आएगा? खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसका संस्थापक पढ़े थे फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी, देखना जुमला नहीं ना आ रहा है। फिरोज खिलजी का संस्थापक कौन था? खिलजी था। फिरोज खिलजी वही शमसुद्दीन कैमर्स को मारकर ये अपना खिलजी वंश का स्थापना करता है। उसके सेना में सेना नायक था फिरोज खिलजी। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, तो गुलाम वंश के सेना में क्या था? सेना नायक था। मौका मिलते ही क्या करता है? शमसुद्दीन कैमर्स को मारेगा और ये खिलजी वंश का स्थापना करेगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कब करेगा? 1290 में। कब करेगा? 1290 में। उसका शुरुआत कब हुआ था? 1206। गुलाम वंश का 1206
6 से 1290 तक चला था, ठीक है। कौन सा चला था? गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक। ये कब तक चलेगा? 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश कब से कब तक चलेगा? 1290 से 1320 तक। इसका कुछ ये भी याद रखना है, 1206 से स्टार्ट होता है और 1210 में उसकी मृत्यु तुर्दीनेवा को 1290 तक चलता है। खिलजी वंश कब से कब तक चलेगा? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलेगा। संस्थापक कौन था? फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी संस्थापक कौन था? फिरोज शाह खिलजी। इसने रॉ और लफ्त की जो नीति थी उसको क्या कर दिया? खत्म कर देता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी अपने उसका जो भतीजा था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। उसका भतीजा कौन था? फिरोज शाह खिलजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस पूछेगा तो संस्थापक पूछेगा। उसका जो भतीजा था उसको एक लूटपाट के लिए दूसरे जगह आक्रमण, उसके बेटे से ज़्यादा उसका जो भतीजा था कौन सा था? अलाउद्दीन। भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बेटे से ज़्यादा ये अच्छा था। इसका बेटा से ज़्यादा मतलब क्या था? मतलब भाग्यवान था एक तरह से कहिए, उससे ज़्यादा प्रतापी था, उससे ज़्यादा मेहनती था, मतलब राजा बनने लायक था। उसका बेटा राजा बनने लायक नहीं था, तो अपने बेटे को छोड़ के अपने भतीजे को उसने क्या दिया? जोड़ दिया अलाउद्दीन खिलजी। कहीं भी आक्रमण करना होता था तो इसी को भेजता था और ये हमेशा जीत कर आता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसको कहीं आक्रमण करने के लिए भेजा था, आक्रमण करने के लिए भेजता है तो इसको गलत कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है कि तुम्हारा जो चाचा है तुमको उसका काम खत्म हो गया, तुम्हारा तुमको मार देगा, अब मारने के बाद अपने बेटा को राजगद्दी दे देगा। इसको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये वहाँ से नाव पे लाद के वहाँ से पानी के रास्ते लूट के लाते रहता है। अपने चाचा बोलते हैं कि लेके आओ, जो भी लूट का सामान है कहाँ लेके आओ? महल में लेके आओ। ये बोलता है नहीं, महल में नहीं लेके आएंगे, आप आ जाइए और यहाँ से लेके चले जाइए नदी से। उसके चाचा को मालूम नहीं रहता है। फिरोज शाह खिलजी आते हैं और इसको क्या करता है? मार देता है। कि उसको डर रहता है कि फिरोज शाह खिलजी कहीं हमको मार के अपने बेटे को शासन दे देंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है? उसका भतीजा होता है और इसका दामाद भी रहता है। मुस्लिम कास्ट में ऐसा चलता है, फिरोज शाह खिलजी इसका भतीजा और इसका दामाद रहता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। तब अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। इसके बचपन का नाम जो है अली गुरसब था। बहुत बीवीआई क्वेश्चन है, अली गुरसब। सब बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब। अली गुरसब। अब अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब था, ठीक है। इसको सिकंदर ए सानी उपाधि दी गई। क्या दी गई? सिकंदर ए सानी, यानी द्वितीय सिकंदर, सेकेंड सिकंदर। क्योंकि जब सिकंदर पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में पढ़ेंगे सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, और जब पढ़े थे पूरब से राजा से वो हार जाता है, हारने के बाद वो लौट जाता है, ठीक है। तो उसका जो सेनापति होता है सिकंदर का, मेगा मतलब सेल्यूकस निकेटर, उससे किसका युद्ध होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। बताया था जब हम पढ़ाए थे तो, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का वो अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी करा देती है और कमरान मकरान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है दहेज में दे देते हैं इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर था इसको सिकंदर था, तो उसी के नाम पे अपना नाम इसको पाई दिया सिकंदर सानी। क्योंकि जिस तरह सिकंदर को युद्ध नहीं हारा था अपने लाइफ में, उसी तरह ये भी जहाँ आक्रमण करता था ये क्या करता था? जीत के नहीं आता था। तो इसको उपाधि क्या दिया गया? सिकंदर सानी। और इसको द्वितीय सिकंदर कहा गया। इसको सिकंदर बनने का बहुत मन था। इसको भी मन था कि हम विश्व विजयी करें। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। इसको भी मन था क्या? विश्व विजयी करें। बहुत क्रूर टाइप का ये शासक था, ठीक है। इसका मन क्या था? विश्व विजयी करें, और सिकंदर के समान अपराजित रहता था, इसीलिए इसको सिकंदर सानी कहा गया, ठीक है। सिकंदर सानी की उपाधि लिया और इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, ठीक है, ये गुजरात में आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ आक्रमण करेगा? गुजरात। वहां पे गुजरात के शासक को हराता है, और वहां पे एक रहता है, क्या उसका नाम है? मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या रहता है? मलिक काफूर। मलिक काफूर एक दास रहता है, इसको 1000 दिनार में खरीद लाता है। कितना दिनार में?
1000 दिनार। अपने यहाँ इसको दास बनाता है, बाद में इसको मुख्य सेनापति। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी दास भी कहा जाता है। ठीक है, कौन लाता है? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ से लाएगा? गुजरात विजय। जब गुजरात विजय करेगा तो वहाँ से एक मलिक काफूर नाम की, ये एक तरह से ट्रांसजेंडर था, ना मेल था ना फीमेल था, ये बहुत सुंदर था। ठीक है, ट्रांसजेंडर था। ठीक है, ना मेल था ना फीमेल था, ये ट्रांसजेंडर था और बहुत सुंदर था। ठीक है, इसको 1000 दिनार में वहाँ से खरीद के लाता है। कौन सा अभियान के दौरान? गुजरात अभियान के दौरान। ठीक है, कौन लाता है? अलाउद्दीन खिलजी। और 1000 दिनार में लाता है, इसलिए इसको 1000 दिनारी दास कहा गया। और मलिक काफूर को बाद में मुख्य सेनापति अलाउद्दीन खिलजी अपना घोषित कर देता है। ठीक है, मलिक काफूर को क्या कर देगा? मुख्य सेनापति अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? बना देगा बाद में। ठीक है, ये पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। इसके पहले जो भी शासक आए थे वो उत्तर भारत पे ही आक्रमण करते थे। इसके पहले जो भी शासक आए थे कहाँ करते थे? उत्तर भारत, दक्षिण भारत। समझ में आता है? चलो, उत्तर भारत का एक राज्य का कोई नाम बताओ। आता है समझ में तो बताओ। ये भारत हुआ, तो भारत, ये वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तर भारत। उत्तर भारत। कर्क रेखा जो 82.82 डिग्री, 23.5 डिग्री है, ये भारत को लगभग आधा आधा भागों में बांटती है। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत। क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत। इसी को फिर ऐसे 2 भाग में बांट देंगे, जिसको क्या बोलेंगे? पश्चिम। क्या बोलेंगे? पश्चिम भारत। इधर वाला पूरा पार्ट को बोलेंगे पश्चिम भारत, इधर वाला पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे? पूर्वी भारत। पूर्वी भारत बोलेंगे। तो अभी तक जो भी राजा आया था सिर्फ उत्तर भारत में, मतलब इससे ऊपर वो आक्रमण किया था। ठीक है, इससे ऊपर आक्रमण किया था और इससे ऊपर वो पाट के ले गया था। लेकिन नीचे दक्षिण भारत में कोई राजा अभी तक आक्रमण नहीं किया था। तो इसके दिमाग में आता है कि दक्षिण भारत का तो पूरा सोना चांदी ऐसी बचा हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या करता है? कहता है कि दक्षिण भारत का हम आक्रमण करेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत का आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसमें क्या करता है? अलाई दरवाजा का निर्माण करता है। अलाई दरवाजा। किस दरवाजा का? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। और से अलाउद्दीन खिलजी, और से अलाई। इसने क्या करता है? अलाई दरवाजा का क्या करेगा? निर्माण करेगा। चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। चित्तौड़, रानी पद्मावती का नाम सुने होंगे। ठीक है, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती के लिए किसका आक्रमण करता है? चित्तौड़। चित्तौड़, चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। रानी पद्मावती के लिए किसका आक्रमण करेगा? चित्तौड़ पे क्या करेगा? आक्रमण करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे। वीडियो बंद कर दो। वीडियो डालेंगे पूरा।